आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार की घटनाएं। बात समझ में आया? हम पहले क्या देखेंगे, पहले इसको देखते हैं कि फ्रेमिंग करके किसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, फिर उसके आधार पर हम इसको आगे डिस्क्राइब करेंगे। देखो, सबसे पहले आप देखेंगे इसका परिचय देखेंगे, है ना। परिचय का मतलब हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखो, हम इसका फ्रेमिंग कर लिए हैं हम लोगों ने, और हम इसको चर्चा करेंगे कि इसी फ्रेमिंग के आधार पर हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। फ्रेमिंग क्या है कि सबसे पहले देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी वो पृष्ठभूमि क्या है, थोड़ा सा उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार से जुड़ी घटनाएं जो हैं, उस घटनाओं का इंट्रोडक्शन हम कैसे देंगे, कैसे बताएंगे आपको, या आप कैसे अगले को बताइएगा कि ये घटनाएं आखिर है क्या, क्यों घटना घटी है। ठीक है। उसके बाद हम क्या बताएंगे, इसकी शुरुआत में क्या होता है कि इसका स्पेसिफिक डेट है कि उस दिन को यह क्या होता है, शुरू होता है। उस डेट के संदर्भ में जब शुरू होता है तो उस शुरू होने के जस्ट बाद हम लोग जंप करेंगे एक ऐसे बिंदु पर जहाँ पर वो बिंदु क्या होता है कि दो भागों में विभक्त होता है। पहला भाग हमारा जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाएं होती हैं वह अभी बिहार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं होंगी उन घटनाओं का हम जिक्र कर देंगे। बात समझ में आया? क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ना यहाँ से भी ना इंडिया से नहीं छूटने देंगे। हम लोगों को ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है, बिहार स्तर पर। यानी भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के स्तर पर हमको क्या क्या घटनाएं घटी हुई हैं। अगर आपको डिस्क्राइब करने का मन करता है या थोड़ा सा और बांटने का मन करता है तो देखो, इस बिहार स्तर पर क्या करना है, इसको भी तुम बांट सकती हो अपना इच्छा के अनुसार में है कि भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग क्या देखेंगे कि बिहार में इसका देखेंगे क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार यानी रीजनल एक्सपेंशन। ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार। उसके बाद क्या है कि नेताओं की भूमिका। नेताओं की, देखो ये तरीका सीख लो लिखने का, मेंस में बहुत काम देगा, है ना। बहुत ये हमारा खुद का याद किया हुआ है, ये इतना तोड़ तोड़ के लिखोगी तो समझ में आ जाएगा आपको। रोल ऑफ लीडर्स। अब यहाँ ध्यान देना, रोल ऑफ लीडर्स को अगर तुम लोग चाहो तो इसको भी दो भाग में बांट दो। कौन सा कि लीडर ऑफ कांग्रेस और लीडर ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कुछ स्वयं के नेता होते हैं जो अपने आप को नेता बोलते हैं कि हम नेता हैं, उनकी भी इसमें भूमिका होती है, और जो कांग्रेस के नेतागण होते हैं उनकी भी भूमिका होती है। तो इसमें जितना बांटेंगे उतना ही खंड बढ़ता चला गया, तो उतना हमको नीड नहीं है, इसलिए हमने नेताओं को ही क्या रखा है, यहाँ पे स्थिर रखा हुआ है। फिर देखेंगे क्या हम लोग कि फार्मर्स एंड लेबरर्स, यानी किसान और मजदूरों की भूमिका। किसान और मजदूरों की, देखो इतना डीप इसलिए हम जा रहे हैं ना कि ये मेंस का भी टॉपिक हो, तो मेंस के भी साथ साथ में इसमें तैयारी थोड़ा कर लो, बेनिफिट होगा आप लोगों को, है ना। और एक सबसे महत्वपूर्ण आता है महिलाओं की भूमिका। महिलाओं की भूमिका, रोल ऑफ वीमेन। ठीक है। अब देखो, यहाँ तुम एक और जगह अगर आपके पास बच रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो देखो एक और जगह बना करके आगे लिख लेना, छात्रों की भूमिका। रोल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो ठीक ठीक, थैंक यू।
34 या 1932 1930 से लेकर 1934 का जो भी छोटी बहुत घटनाएं थी, थोड़ी बहुत है ना, उन सब घटनाओं को चर्चा किया है। अब यहाँ ध्यान दो सारे बच्चे कि 34 या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के लगभग 47 लिख दिए ना, 42 होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लगभग 10 साल बाद, देख रही हो ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लगभग 10-12 साल के बाद में क्या होता है, हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की घटना घटती है। इसको साइकिल को हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह साइकिल आखिर है क्या। देखो, हमने क्या कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है वह 1930 में शुरू होता है, और हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है वह 1942 में क्या होता है, शुरू होता है। बात समझ में आया। अब देखिएगा, इन दोनों घटनाओं का जो ईयर गैप है वह ईयर गैप लगभग 12 साल का। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जब शुरू हुआ था, उसके 12 साल बाद भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था, फिर से शुरू हुआ। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब डिमांड रखा गया था लाहौर अधिवेशन में, है ना, तो उसमें एक और प्रस्ताव पास किया गया था क्या, कि हम भारत को क्या करेंगे, आजाद करेंगे, यानी हमको पूर्ण स्वतंत्र होगा। लेकिन ब्रिटेन सरकार क्या कह रही थी बार बार कि हम तुमको आजाद तो करेंगे, लेकिन तुमको कैसा हम आजादी देंगे, औपनिवेशिक। जैसे कि अभी कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, नाम का स्वतंत्र, उसका सारा काम वहाँ की ब्रिटेन के महारानी के तहत होता है। उसी प्रकार ब्रिटेन की संसद ने कहा था कि भारत हम तुमको आजाद तो कर देंगे, लेकिन हम तुमको क्या करेंगे, तुम्हारा जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह ब्रिटेन की महारानी होगा। तो भारत के नेता बोलेगा ऐसी आज़ादी हमको ना चाहिए, हम लड़ के लेंगे आज़ादी, यानी हमारा देश भी हमारा रहेगा, नेता भी हमारा रहेगा, और राष्ट्र का अध्यक्ष भी हमारे यहाँ के लोग ही होंगे। तो इसी बात को लेकर के बाद में पहले से 1940 ये प्रथम विश्व युद्ध से ही चला आ रहा था ये चीज़ें, आज का तो झगड़ा है नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में भी इसी बात का मुद्दा उठा था, भारत की आज़ादी का। जरा सोचो कि हमारे नेताओं में, यानी देश के नेताओं में कितना संतोष करने की शक्ति थी, कितना धैर्य धरने की शक्ति थी कि 12 साल तक इसको इंतजार किया था, धरना दिया था, क्या कि हम लड़ के आज़ादी लेंगे। सोच लो कि बहुत बड़ा एक युग होता है 12 साल तक सब कैसे रखना। अब यहाँ पर ध्यान देना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में दोनों में कॉमन बातें क्या है, तो कॉमन बातें एक तो यह चीज़ क्या आ गई कि हमको भारत को स्वतंत्र करना, यानी हमको क्या करना है, हमको पूर्ण आज़ादी प्राप्त चाहिए। और दूसरा सबसे कॉमन वाली बात क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चाहे हमारे भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन दोनों का जो अग्रणी नेता था, जो चोटी का नेता था, उस चोटी का नेता का क्या नाम था, गांधी। यानी गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी मार्गदर्शन किया था जनताओं को, और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी क्या किया था, जनता का नेतृत्व किया था, जनता का मार्गदर्शन किया था। बात समझ में आया। अब आज वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, जा रही है सबको अच्छे से, ये बताओ, एक आदमी बोल दो कोई हमको। जा रहा है बस वीडियो सब। अब देखो, हाँ अब देखिए, ये समझ में आ गया कि इसका क्या है, यानी क्या कि होता है ना कि किसी का पाप का घड़ा भरता है समय के बाद, तो वो आज न कल वो बर्बाद हो जाता है। जो भी खराब व्यक्ति होता है, गलत आदमी होता है, तो उसी प्रकार की ब्रिटेन सरकार का जो शासन पद्धति था उसका भी घड़ा जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे उसका घड़ा क्या होता गया, भरता चला गया। अब यहाँ ध्यान देना कि 1930 के से लेकर 1942 के बीच में हमारे भारत में क्या क्या होगा। देखो सबको समझो, ये क्या है कि अपने समझ में आएगा। हमारे भारत में क्या बढ़ेगा, करण एजुकेशन बढ़ेगा ना, लोग क्या होंगे, अधिक शिक्षित होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारे भारत में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, है ना। हमारे भारत में क्या होगा, थोड़ा डेवलपमेंट भी हुआ होगा। यानी देखो 12 साल में ऐसा नहीं कि अंग्रेज ने कुछ नहीं किया, अंग्रेजों को किया हुआ बहुत सारा काम था। अंग्रेजों ने क्या किया, अच्छे अच्छे स्कूल बनवाए, कॉलेजेस बनवाए। अंग्रेजों ने क्या किया, कारखाने बनवाए, वहाँ पर लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला। अंग्रेजों ने क्या किया, विकास का सड़कें बनवाया, नहरें बनवाया, बांध बनवाया, बड़े बड़े बिल्डिंग बनवाया, संसद भवन बनवाया, राजभवन बनवाया, रोड बनाया, बिल्डिंग बनवाई, जो भी चीज़ कहो कि खेल का मैदान बनवाया, यानी विकास का वह काम किया। कौन, ब्रिटेन की सरकार, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे भारत में अंग्रेजों ने क्या लाया, टेक्नोलॉजी लाया। तो अब एक दिमाग में जाओ, अब तुम 50 साल पहले की यात्रा पे जाओ, सोचो उस समय में अगर कोई व्यक्ति के पास एजुकेशन आएगा तो वह किसके लिए लड़ेगा, अपने
राइट्स के लिए लड़ेगा, यानी किसके लिए लड़ेगा, अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। किसी व्यक्ति को अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वह क्या होगा, इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से क्या होगा नीता, समृद्ध होगा, संपन्न होगा। किसी के गांव में अगर डेवलपमेंट होगा तो वहां पर क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन की क्रिया बढ़ेगी, यानी विकेंद्रीकरण का गतिविधियां बढ़ेगी, यानी वहाँ गरीब से गरीब लोग को भी क्या होगा, सरकार की योजना पहुंचेगी जो अभी चल रहा है। अगर तकनीक हमारे पास में आएगा तो तकनीक में क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर बढ़ेगा, उसके बाद हेल्थ सेक्टर बढ़ेगा, है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा कि हमारा डिफेंस सेक्टर बढ़ेगा, जो अभी हम लोग देखते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस 12 साल की यात्रा में बहुत सारे काम किए। जब मेरे पास शिक्षा आएगा तो हमारे पूरे भारतवर्ष में, ध्यान देना, जब हमारे पास शिक्षा आया तो पूरे भारत के लोग क्या हुए, जागरूक हुए। किसके प्रति हुए जागरूक सुषमा, अगर क्लास में तो हकार भरो, किसके प्रति, तो अपने अधिकार के प्रति, यानी क्या कि हमारा अधिकार है अभिव्यक्ति करने का, बोलने का, हम तुम्हारा गुलामी नहीं करेंगे। आई बात समझ में। तो जो इतनी घटनाएं हुई तो अब धीरे धीरे तो क्या होता चला गया, दिन प्रतिदिन इस गांधी जी की जो लोकप्रियता थी वह लोकप्रियता बढ़ती चली गई, यानी अब गांधी जी जो हैं वह क्या हो गए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर के बिल्कुल स्थापित नेता हो गए। यानी वह अगर कोई बात बोल देते, समझो कि ब्रह्मास्त्र होता था कि वह बोल दिए तो हमको करना ही करना है। बात समझ में आया। ये थोड़ा हल्का पृष्ठभूमि था, तो ये हम क्या कहें कि इंडिया के सिनारियो में दर्शाए हैं। अब हम देखते हैं क्या कि अगर हमको ब्रिटेन की सिनारियो में अगर दर्शाना होगा तो हम क्या दर्शाएंगे। देखो 1942 का जो एरा है, ये जो समय काल है, ध्यान से देना सारे बच्चों, 1942 का जो एरा है वह कैसा एरिया है, द्वितीय विश्व युद्ध का। अब थोड़ा सा जंप करते हैं वर्ल्ड के सिनारियो में, है ना। 1942 का जो एरा है, जो समय काल है, वह कैसा समय काल है, द्वितीय विश्व युद्ध का। यहाँ ध्यान देना, द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र लड़ रहा था और एक तरफ हमारा ब्रिटेन सरकार थी। आई बात समझ में। अब यहाँ ध्यान देना कि सोचो कि जापान एक छोटा सा देश था, उस जापान ने ये मित्र राष्ट्रों को हरा दिया, नहीं अमेरिका को, ब्रिटेन को, जो भी बड़ा बड़ा मित्र राष्ट्र में संगठन था उनको हरा दिया एक छोटा सा देश। यानी जापान इतना शक्तिशाली हो गया, ध्यान से सुनना, जापान इतना शक्तिशाली हो गया कि अमेरिका तक को पूरा पानी पिलवा दिया, ब्रिटेन तक को पानी पिलवा दिया। यानी अब ब्रिटेन की सरकार को, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, ब्रिटेन के रानी महारानी को यह लग गया कि अब जापान, ये भारत पर क्या होगा, पर भी जापानी आक्रमण करेगा। क्यों आक्रमण करेगा नीता, क्योंकि पूरे भारत पर, उस समय पाकिस्तान भी साथ में था, पूरे भारत पाकिस्तान पर किसका कब्जा था, ब्रिटेन का था। तो भाई जापान अगर ब्रिटेन से जीत जाता, यानी मित्र राष्ट्र को परास्त कर देता, तो ब्रिटेन का जहां जहां उपनिवेश होता वहां वहां तो उसका अधिकार हो जाता। आई बात समझ में। तो ब्रिटेन की महारानी ने, ब्रिटेन की संसद ने यहाँ चालाकी बात कह दिया, क्या उसके दिमाग में यह आया कि यही सही मौका है आज भारत को आज़ाद करने का। तो ब्रिटेन की सरकार ने क्या बोला, चर्चिल साहब उस समय प्रधानमंत्री थे, तो चर्चिल ने क्या किया, किस मिशन भेजा, आगे हम देखेंगे उसमें। तो चर्चिल ने घोषणा किया ब्रिटेन से ही कि अब क्या है कि अब हम भारत को आज़ाद कर देंगे। क्यों आज़ाद कर देंगे, क्योंकि ब्रिटेन पर अमेरिका और चाइना दोनों दबाव डाल रहा था कि भाई तुम भारत को आज़ाद कर दो, नहीं तो तुम्हारे जो इतिहास होगा उस पर भी कलंक लग जाएगा। उसका भी प्रेशर था, प्लस बहुत लोग इनके मर गए तो उनका भी प्रेशर था। और सबसे बड़ा प्रेशर था कि जो गांधी थे, नेहरू थे, प्रसाद साहब जी थे, सब लोग इनको पूरा देश में एक भाव उत्पन्न कर रहे थे, किसका, आज़ादी का। देखो तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो यहाँ तो आप ध्यान से देखना सारे बच्चे, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो यहाँ कोना में म्यांमार बनाए हैं। तो जापान की जो सेना थी ना, जापान की सेना, ये बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर होते हुए क्या हुआ कि पूरे म्यांमार के बॉर्डर तक इन कर गया, है ना, म्यांमार के बॉर्डर तक इन कर गया। तो जब इनको लगा कि भाई जापान हम पर हमला कर देगा, तो इसी समय में देखती हूँ सुभाष चंद्र बोस का गतिविधि बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है सिंगापुर में, उसको इतिहास में पढ़िएगा आप लोग। तो अब देखिएगा कि पूरा का पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, इस पूरे एरिया को क्या होता है, जापानी सेना घेर लेता है। जापानी सेना क्या करता है, घेर लेता है। तो अब तो यकीन हो जाता है क्या कि अब इंग्लैंड पर क्या, इस पर क्या होगा, हमला होबे करेगा जापान का। लेकिन होता ना कि युद्ध है भाई, कभी कुछ हो सकता है। इसी बीच में क्या होता है, अमेरिका उस पर 2 बम गिरा देता है जापान पर, है ना, लिटिल मैन या फाइट बॉय कुछ नाम था उसका, परमाणु बम का उस समय में,
नागासाकी पर गिरा था ना, और हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 45 को। तो जब जापान पर क्या होता है, जापान पर जब बम गिरता है तो वहाँ जापान हार जाता है फिर, तो फिर सेना को क्या करता है, वापस ले लेता है। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो वादा कर चुके थे कि हम तुमको क्या करेंगे, आज़ाद कर देंगे 42 में ही। बात समझ में आया? 45 में युद्ध खत्म होता है, द्वितीय विश्व युद्ध। तो जब ये ब्रिटेन वो जापान की सेना वापस लौटती है कहाँ, अपने देश में, तो चर्चिल साहब चाहते हैं क्या कि हमारा कब्जा इस पर हो, लेकिन चूंकि यह संसद में बोल दिए होते हैं, बड़े बड़े महारानी भी बोल दी होती है, अब मतलब ये दबी अप्रत्यक्ष कि ठीक है हम आज़ाद कर दो उनको, तो बहुत वहाँ का कानून का प्रोसेस भी बनना होता है संसद में कि अब हम अपना शासन व्यवस्था किसको देंगे, भारतीय नेताओं को सौंप देंगे। 1945 तक तो बहुत सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब यहाँ ध्यान देना, तो ब्रिटेन के अब 1942 में ही हम रहते हैं, 45 में नहीं जा रहे हैं। तो क्या करता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब उनको लगता है कि जापान का यहाँ आक्रमण कर देगा, उसी समय में फरवरी में क्या करते हैं, ब्रिटेन की संसद में उस समय देखो क्या होते हैं, ब्रिटेन के जो पीएम होते हैं उनका नाम होता है चर्चिल, विंस्टन चर्चिल नाम होता है इनका। ये क्या करते हैं, ब्रिटेन की संसद में एक रिजोल्यूशन लाते हैं क्या, कि हम भारत को क्या करेंगे, भारत को औपनिवेशिक स्वराज देंगे। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर दो चीजें होती हैं कि हम भारत को क्या करेंगे, औपनिवेशिक स्वराज देंगे। बात समझ में आया? पहला चीज है ना, पहला चीज क्या बोलता है ब्रिटेन के ये संसद में चर्चिल, कि हम भारत को क्या करेंगे, औपनिवेशिक स्वराज देंगे। बात समझ में आया? और दूसरा वो देखो आर समझ में आता कि किसी का नहीं था कि किसी का हेल्प लेना। और दूसरा बात क्या कहता है कि हम भारत को संगठित करना चाहते हैं, भारत को क्या करना चाहते हैं, संगठित करना चाहते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, यही दो चीजें महत्वपूर्ण होता है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में, कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ब्रिटेन के संसद में कहता है कि हम भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करेंगे युद्ध खत्म होने के बाद, और भारत को क्या करेंगे, संगठित करेंगे। तो अब ध्यान देना कि संगठित जब करना चाहता है ना, तो संगठित किससे करेगा भाई, यहाँ के नेता सबसे करेगा ना। तो संगठित करने के लिए क्या होता है, चर्चिल साहब चाहते हैं क्या, कि हम भारत के जो अग्रणी नेता हैं उन नेताओं से क्या करें, हम वार्तालाप करें, बात करें। अग्रणी नेता का मतलब हुआ जैसे कि गांधी साहब हो गए, जवाहरलाल नेहरू साहब हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, उसके बाद सरदार पटेल साहब हो गए। इन सब से हम क्या करें, बातचीत करें। बातचीत किस लिए, कि हम प्रशासन आपको सौंप रहे हैं कि अब आप क्या कीजिए, अपने देश का संविधान बनाने का प्रोसेस कीजिए। हम लोगों ने पढ़ा भी था पहले क्लास में बिहार वाले का। तो यही जो दो कारण होते हैं, क्या दो कारण होता है क्या, किसी दो कारण के आधार पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल साहब बोलते हैं कि हम तुमको स्वतंत्र कर देंगे। तो चर्चिल साहब क्या होते हैं, चर्चिल साहब अब सोचते हैं क्या कि हम तो पीएम है, तो हम तो जाएंगे नहीं वहां पे, कहाँ, भारत में। तो वो क्या करते हैं, अब देख यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो घोषणा होता है ना, यह घोषणा जो चर्चिल साहब करते हैं, उस घोषणा की तिथि होती है 11 मार्च 1942 ईस्वी। ध्यान रखना, ब्रिटेन की संसद में चर्चिल महोदय जो ये भाषण देते हैं या बोलते हैं वहाँ के लोगों को, उसकी तिथि क्या होती है, 11 मार्च 1942 ईस्वी को। बात समझ में आया? हम क्या करेंगे कि भारत के नेताओं से बात करेंगे। तो बात करेगा कौन, तो वहाँ के कोई प्रतिनिधि को ना भेजेगा जी, वो तो जाएगा नहीं। यहाँ तक समझ में आया? मिटाएं इसको, समझो चीज को, बैकग्राउंड को, कि 11 मार्च को क्या होता है, 1942 को क्या करते हैं, चर्चिल साहब जो होते हैं वह भाषण देते हैं ब्रिटेन की संसद में कि हम एक प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे, भारत पनिया के जहाज से जाएगा और क्या करेगा, बात करेगा वहाँ पे, वहाँ के लोगों से, भारतीय की जनता से बात करेगा। बात समझ में आया? तो ब्रिटेन की संसद में पूछता है कि कौन जाएगा कौन जाएगा, तो कोई लोग बोलता है नहीं स्वीकार करता है, तो भाई वो पीएम होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सर स्टर्फेड क्रिप्स वहीं पर क्या होते हैं कि ब्रिटेन के संसद के सदस्य होते हैं, उन्हीं को भेजता है। बात समझ में आया? तो ध्यान देना कि वहां पर मीटिंग होने के बाद में 22 मार्च 1942 ईस्वी को, ध्यान देना तिथि को, चूंकि बीपीएससी है भाई वो फैक्चुअल चीज पर काम करता है ना, क्या करता है, वह तैयार करता है किनको, सर स्टैफर्ड क्रिप्स को, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्स मिशन पढ़ते हैं ना आगे। तो 11 मार्च को जब भाषण देता है तो वो 5-7 दिन सर्च करता है कि कौन सा बढ़िया व्यक्ति होगा जिसको कि बुद्धि भी होगा और जो ढंग से बात भी करेगा, है ना।
तो क्या करते हैं कि चर्चिल साहब सर स्टैफर्ड क्रिप्स जी को क्या बोलते हैं कि दोस्त तुम जाओ वहां पर बात करो भारत में। बात समझ, बोले ठीक है सर हम चले जाएंगे। अब क्या होते हैं कि स्टैफर्ड क्रिप्स वहां से चलते हैं और 22 मार्च 1942 ईस्वी को क्या होते हैं, बम्बई पहुंचते हैं। बम्बई में पहुंचते हैं जी। अब चूंकि अब हमने क्या कहा कि मेरे पास तकनीक आ गया हुआ है, तकनीक है ना। तो जब वहाँ स्टैफर्ड चर्चिल साहब मीटिंग कर रहे होते हैं ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन के अखबार में प्रकाशित होता है, तो वहीं पर जो भारतीय लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं या कुछ नेता लोग वहाँ गतिविधियां में काम कर रहे होते हैं, वो टेलीफोन कर देते हैं इंडिया में कि ऐसे ऐसे वहाँ मीटिंग चल रहा है। तो यहाँ पूरा गांधी जी चाहे जो भी कांग्रेस के नेतागण होते हैं सबको पहले ही पता हो जा रहता है क्या कि क्रिप्स जी जो आ रहे हैं उनका क्या काम है। उनका दो काम मुख्य है। पहला काम क्या होगा कि हम भारत को औपनिवेशिक स्वराज देंगे, पहला चीज समझो। और दूसरा क्या है कि वह हम लोगों से बात करने आ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आपको आज़ाद कर रहे हैं और आप क्या कीजिए, अपना प्रशासन का जो क्या क्या ढांचा आपका होगा उस ढांचे को बनाने के लिए आप क्या कीजिए, आगे काम कीजिए। बात समझ में आया। तो जैसे ही यह यहाँ पर पहुँचते हैं बम्बई के तट पर या भारत में, वैसे ही पूरे भारत की जनता क्या करती है, इनका कड़ा विरोध करती है। कड़ा विरोध का मतलब क्या हुआ, बोलते हैं कि क्रिप्स मिशन की हाय हाय हम इसको नहीं मानते हैं कि जाओ वापस जाओ। वैसे था ना साइमन कमीशन, गो बैक, इस तरह इसको बोलते हैं क्रिप्स वापस जाओ। लेकिन बोलने से क्या होता है भाई, सरकार का प्रतिनिधि है, मामूली बात थोड़ी है कि भाई कोई आदमी की चला जाएगा। अब क्रिप्स मिशन यहाँ पर स्टैफर्ड क्रिप्स क्या होते हैं, भारत पहुँचते हैं। अब ये क्या करते हैं कि यह कुछ भारतीय नेताओं से बातचीत करते हैं। गांधी जी भी होते हैं, नेहरू भी सम्मिलित की उसमें होते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, तो क्रिप्स क्या करते हैं, अपने साथ एक लेटर लाते हैं। इस लेटर को बोलते हैं प्रस्ताव। नहीं होता कोई बिल हो गया, एक लेटर बोल दिया कि हाँ हम आपके पास आए हैं, हम इन मुद्दों पर आपसे बात करेंगे, उसी को प्रस्ताव बोल दिया। तो अब इसी प्रस्ताव जो लाते हैं किस अपने साथ में, इसी को नाम दे दिया जाता है क्रिप्स प्रस्ताव। अब देखो इसमें क्या कहता है क्रिप्स प्रस्ताव में, किताब में पढ़ोगे इसी में तो बहुत सारी बातें लिखी गई होंगी। लेकिन देखो कुछ बातें थी कि जिसको कि गांधी या कांग्रेस के नेता ने मान लिया, लेकिन कुछ ऐसे बात था कि जो उनके स्वाभिमान पर लगा उसको नहीं मानना चाहता भारत के कांग्रेस के नेता लोग या भारतीय लोग। उनकी चर्चा करते हैं कि इसीलिए इनका विरोध क्यों किया जाता है। देखो सबसे पहला बात क्या कहा गया था करण, सबसे पहला बात क्या कहा क्रिप्स ने इस प्रस्ताव में कि देखिए गांधी जी, हमारे चर्चिल साहब ने कहा है कि युद्ध जैसे ही समाप्त होगा, द्वितीय विश्व युद्ध, हम लोग जब हारे या जीते वो अलग की बात है, बम तो 45 में गिरा था, आया था 42 में ना ये। तो ये बोले कि देखिए हम अभी ब्रिटेन युद्ध में लगा हुआ है, आप भी युद्ध में लग जाइएगा तो मामला हो जाएगा खराब कि हम सरकार चाह रही है कि आपको स्वतंत्र कर दें। लेकिन स्वतंत्रता तो आपको हम देंगे, लेकिन आपको कैसी स्वतंत्रता देंगे, औपनिवेशिक स्वतंत्रता यानी कॉलोनियल स्वतंत्रता, यानी आप हमारे गुलाम रहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, सरकार आप चलेगी लेकिन अंतिम सत्ता किसके हाथ में नहीं होगा, ब्रिटेन के महारानी के हाथ में। ठीक, पहला प्रस्ताव। देखो दूसरी बात इसमें कही गई होती है क्या, इसमें किस प्रस्ताव में कि प्रांत जो होता है ना, देखो उसमें जैसे बिहार प्रांत हो गया, मद्रास हो गया, उत्तरी प्रांत हो गया, पंजाब प्रांत हो गया, मध्य प्रदेश प्रांत हो गया, बंगाल प्रांत हो गया। तो उन्हीं प्रांतों जिनके राज्य अभी बोलते हैं हम लोग, तो उस प्रांत को बोला गया, इस प्रस्ताव में कहा गया कि प्रांत अगर चाहे तो क्या हो सकता है, भारत से अलग रह सकते हैं, भारत से अलग रह सकते हैं। यानी प्रांत अगर चाहे तो अपना एक अलग देश बना लेगा। जैसे पंजाब प्रांत था तो पंजाब देश बना ले, मद्रास प्रांत है तो मद्रास देश बना ले। यानी कि आप देखो इसी को ना बोलते हैं फूट डालो। सोचो कि यहाँ पर पंजाब प्रांत है, यहाँ पर देखो उत्तर, यहाँ पर बिहार प्रांत, हमारा उड़ीसा प्रांत है, बंगाल प्रांत है, असम प्रांत है, बम्बई प्रांत है, मद्रास प्रांत है, ये सब सम्मिलित लेके तो कितना अच्छा भारत का नक्शा लग रहा है। अब क्रिप्स क्या कहता है गधा आदमी, ये कहता है कि अब ये अलग चाहे, अगर यह चाहे तो अलग देश बन जाएगा, भारत सरकार कुछ नहीं करेगी। ये चाहे तो अलग देश बन जाएंगे, आप कुछ नहीं कीजिएगा। सुन लिया चुपचाप, कोई बात नहीं है। तीसरा प्रस्ताव आगे बोलता है क्या कि अब देखो कि रियासत जो होते हैं, रियासत जैसे देखो कश्मीर का रियासत था ना, हैदराबाद का रियासत, जूनागढ़ का रियासत, राजस्थान में जो बड़े बड़े राजा महाराजा का दरबार था,
अब बोलता है क्या कि अगर रियासत में इतना बड़ा बड़ा हजारों एकड़ जमीन होता है तो वह रियासत अगर चाहे वह भी अपना क्या कर सकता है, अपना शासन व्यवस्था अलग से चला सकता है। उसके क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप नहीं होगा, उसके क्षेत्र में आपका संविधान का कोई लॉ नहीं चलेगा। तो वल्लभ भाई पटेल सब सुन रहे थे बैठ करके, सब जब मीटिंग हो रही थी तो बहुत शांतिपूर्वक सब लोग बैठ करके ध्यानपूर्वक सुन रहे थे इसका कृष्णा का बतवा। अब देखो, अब चौथा बात क्या कहता है कृष्ण वाला, देखो इसका प्रस्ताव तो बहुत था, जो महत्वपूर्ण है वही हम बता रहे हैं आपको, जो जिससे कि हमारा काम हो जाए। अगला क्या कहता है कि देखो हम क्या करेंगे कि एक संविधान सभा का गठन होगा ना भाई, जब हम तुमको आजाद करेंगे तो संविधान तो तुम बनाओगे, उसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो उसमें क्या कहता है कि जो रियासत का जो व्यक्ति होगा ना, रियासत का जो व्यक्ति होगा और संविधान सभा में क्या होगा, उसका जो मनोनयन किया जाएगा, उस राजा जिसको चाहे उसको डाल सकता है, बल्कि इस रियासत का जो भी प्रजा रहता है उस प्रजा का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी क्या कि प्रजा जो होगा अपने राजा को नहीं चुनेगा, राजा जब मन चाहे संविधान सभा में जा सकता है, या राजा अगर चाहे तो अपने प्रतिनिधि को वहां मनोनीत कर सकता है संविधान सभा में। सोचो, ये तो नहीं होता कि दोहरा बातें हो गया। किस कहता है कि रियासत चाहे तो अलग रह सकता है, लेकिन फिर बोलता है क्या कि अलग होने के बाद भी रियासत का प्रतिनिधि संविधान सभा में होगा। बताओ, देश का हिस्से नहीं तो फिर देश में तुम क्यों रहोगे? तो बताओ कि यह जो बातें थी ना, यह सारी बातें जो थी हमारे संविधान में जो एक शब्द है संप्रभुता है ना, संप्रभुता स्वतंत्रता, उसको तो खिलाफ था। क्या बोल रहा है, एक बार फिर से बता दीजिए। देखो लास्ट वाला क्या बोला गया था, लास्ट वाला बोला गया था कि जो रियासत थे ना, जैसे कि देखो हैदराबाद था, उसके बाद कश्मीर रियासत था, लाहौर रियासत था, है ना, उसके बाद की मद्रास रियासत था, जूनागढ़ रियासत था। ये चाहे रियासत जो था, इसका जो प्रतिनिधि होता है वह संविधान सभा जो बनता है ना कानून बनाने के लिए, संविधान सभा में रियासत का राजा महाराजा या महारानी ही डिप्यूट होती, इसको जनता नहीं चुनता, लेकिन और प्रांत से जो भी लोग आते उसको जनता के द्वारा चुन करके आते। मतलब मनमाना हो गया कि हम जिसको चाहे उसको रख सकते हैं राजा, या राजा खुद ही जा सकता है, यही बातें बोला गया। तो ये बातें जो थी, तो ये बातें हमारे जो नेतागण थे कांग्रेस, ये गांधी जी, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, उनको नहीं पचा। वो बोला भाई अगर सबको हम बात मान लेंगे तो देख रही हो भारत का क्या होगा, भारत का खंड खंड हो जाएगा, टूट जाएगा भारत हमारा, यानी हमारा भारत कैसा हो जाएगा, अखंडित भारत हो जाएगा। तो पूरे नेताओं ने क्या किया, कांग्रेस के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्या किया, ठुकरा दिया, है ना। तो चर्चिल साहब को पता चला कि भाई साहब की यह मामला तो यहाँ नहीं बना हमारे पास में। तो चर्चिल साहब कहे कृप्स वापस आ जा, और गाना गाते हैं ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, है ना, वो बस जोकिंग के लिए था। तो जब इनको पता चलता है चर्चिल साहब को कि भाई कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया, क्रिप्स के एको को प्रस्ताव को नहीं माना, तब उनको क्या बोलता है कि ठीक है तुम वापस आ जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। तब क्या होता है, तब यह क्रिप्स जो क्रिप्स महोदय होते हैं या क्रिप्स प्रस्ताव होता है, यह मुंह लटका के 12 अप्रैल 1942 ईस्वी को क्या होते हैं, वापस कहाँ चले जाते हैं, ब्रिटेन। बात समझ में आया? फिर से बताएं, समझ गए सारे बच्चे कि जो क्रिप्स प्रस्ताव हमारा हुआ क्या हुआ, यह वास्तव में हमारे यहाँ असफल हो। देख रही हो ना, 22 मार्च को आया या 12 अप्रैल को चला गया। तिथि को याद रखें, क्योंकि बीपीएससी तिथि पर ज्यादा फोकस करता है। जब यह वापस चला गया तो अब राजा सबको, जो रियासत था, जो प्रांत था, उसको सुब्बा गाहट लगा कि भाई बताओ, ब्रिटेन के संसद ने जब यह चीज बोला कि वह चाहे तो अलग रह सकते हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे। अब भारत में विद्रोह होना शुरू हो गया। यानी हैदराबाद का निजाम ने अलग क्या किया, झगड़ा कर लिया कि हम भारत से स्वतंत्र हैं। तब ना बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल को हस्तक्षेप करना पड़ा था कि सबको मिलाया बल पर, जब आज़ाद हुआ हमारा देश। तब कश्मीर अलग स्वतंत्र होना शुरू हो गया, असम का जो बॉर्डर था अलग आज़ाद घोषित कर दिया, पंजाब में अलग आज़ाद घोषित कर दिया, है ना। तो ये अभी भी जो देखे ना कि हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में, ये जीएस पेपर 2 में एक है ना क्षेत्रीय दलों की भूमिका, उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। ये क्रिप्स प्रस्ताव बहुत बार इसका बेस लिया जाता है। आई बात समझ में? यानी क्रिप्स प्रस्ताव वास्तव में कुछ नहीं था, वह क्या था, वह हमारे भारत को खंडित करने वाला प्रस्ताव था। तो जब यह बात क्या हुआ
यह बात पता चला किसको? हमारे राष्ट्रीय स्तर के और नेताओं के माध्यम से जब मीटिंग हुआ, सभा हुआ, तो पूरे भारत में मामला फैल गया। तो जो भी सच्चे देशभक्त थे, जो भी सच्चे कांग्रेस के अनुयायी थे, उनको बड़ा धक्का लगा। तो अब वो और गुस्सा में हो गए कि भाई हम अखंडित भारत हैं और हमको तुम खंडित करना चाह रहे हो। उनके अंदर में क्या हुआ कि और जोश बढ़ा और क्या हो गया, और वो क्या होते चले गए, ये ऊर्जावान होते चले गए। तो जब क्रिस वापस चला जाता है, इसी बीच में क्या होता है कि जापान की सेना इस पर बिल्कुल बम लगा करके रखता है कि हम पूरा का पूरा तोड़िए देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत जो है ना, उसको नेचर ने बहुत अच्छा पावर दिया है। पावर क्या दिया है देखो, जैसे कि उत्तर में हमारी रक्षा देखती हो ना कि हिमालय पहाड़ करता है ना, यानी साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा को रोकता है ताकि हमारे यहाँ ठंडा नहीं हो। यहाँ देखती हो, यहाँ पर पूरा का पूरा पानी है। देखो अब तो 21वीं सदी में एयरफोर्स ज़्यादा एक्टिव है तब ना हम लोग सुरक्षित कहीं नहीं, लेकिन देखिएगा भूगोल में थ्योरी पढ़िएगा कि भारत सुरक्षित देशों की श्रेणी में आता है। देखती हो ना, यहाँ पर क्या है, पानी है। उस समय तो थोड़ी प्रकार का स्टीमर चलता था। तो जापान की सीमा, ये क्या था, सेना था। म्यांमार पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखिएगा अराकान योमा का जो पर्वत है, हिमालय का चोटी है ना, इसको पार करने में उनको थोड़ी कठिनाई का सामना है। भाई उतना बड़ा तो कैसे लेके जाएगा, बात समझ में? अगर वो हिमालय का ये यहाँ का खंडित पहाड़ नहीं होता तो जापान भारत पर हमला कर दिया होता। लेकिन इससे पहले सुभाष चंद्र बोस ने भी जापान की सेना से कि सिंगापुर में ये अजादशा का गठन किया। ये अजादशा बोलते हैं, क्या नाम था उनका, उनका क्या नाम, आजादी। हाँ, तो इससे पहले आजादी फौज भी तैयार कर रहे थे कि भाई जापान जैसे हमला करेगा हम उसको गोली धुन धुन कर देंगे। लेकिन जापान से थोड़ी जीतता, वो नहीं जीतते। तो यही शुक्र है कि हमको नेचर ने बचाया। बात समझ में आया? तो जब ये वापस चला गया और जापान का पूरा सेना इस पहाड़ पर चढ़ करके पूरा तोप बम लेकर के खड़ा था कि अब हम इंडिया पर कब्जा ही कर लेंगे, तो इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुआ गांधी को। यानी गांधी के मन में इस बात का डर बैठ गया क्या कि भाई जापान अगर हम पर हमला कर देगा तो इसके पास तो बहुत उन्नत तकनीक है जापान के पास में। देखती हो आपको, हमको अभी क्या हमारे भारत में ट्रेन चलता है मुश्किल से 80-90 की रफ्तार में, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और जापान में 600 किलोमीटर प्रति रफ्तार से चल रहा है। कितना तकनीक में आ गया, अभी भी है वो। उस समय उसका तकनीक बहुत था। तो जब गांधी जी सोचा कि तो एक बम यहाँ मारेगा जापान तो उड़ेगा कौन, राजस्थान उड़ जाएगा, बड़का बड़का बम रख लेता। तो वो सोचे गांधी जी क्या कि अब हम क्या करेंगे, मेरे पास तो कोई चारा नहीं बचा। तो गांधी जी क्या हो गए, गांधी जी इतना चिंतित हो गए कि उन्होंने जो भी राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं उन नेताओं को एक मीटिंग में बुलाते हैं 14 जुलाई 1942 ईस्वी को, है ना। देखो, तो गांधी जी जब चिंता में चले जाते हैं तो हमने कौन सी तिथि बताई है, देखो 12 अप्रैल को चला गया, मई जून जुलाई, मई जून का जो महीना होता है ना, उसमें तब ये पूरा जापान का सेना तैयार होकर पूरा बॉर्डर पर खड़ी रहती है कि अब हम उसकी क्या करेंगे, गोली मार देंगे पूरा इंडियन, पूरा इसको इंडियन उसको। भाई देखो, जापान को भारतीयों से कोई दुश्मनी नहीं था। जापान वास्तव में इंडिया वास्तव में क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसीलिए जापान इस पर कब्जा करना चाह रहा था, और कोई इंडिया से व्यक्तिगत उसको ये दुश्मनी नहीं था। बात समझ लीजिएगा आप लोग। अब देखो, अब क्या होता है कि 12 अप्रैल 1920 को जब यह वापस जाता है तो गांधी को टेंशन होता है कि भाई क्या होगा मामला। तो क्या करते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को, ध्यान दो सारे बच्चे, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में क्या होता है, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाती है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाती है। यह बैठक जो होता है वह आपातकालीन बैठक होता है ना। अब यहाँ पर देखो गांधी जी ने क्या किया, समझो कहानी को। 14 जुलाई 1942 को क्या होता है, वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाती है, और गांधी जी क्या होते हैं, गांधी जी इसमें खुद ये होते हैं, सम्मिलित होते हैं, और यहीं पर क्या होते हैं, यहीं पर तय किया जाता है क्या कि अब हम अपने भारत में ब्रिटेन का विरोध करेंगे। ध्यान दो, चीजों को समझो। अगर हम भारतीय लोग ब्रिटेन की सेना को या ब्रिटेन की सत्ता का विरोध करेंगे ना, तो जापानी लोग क्या समझेगा कि भाई इंडियन लोग क्या है कि ब्रिटेन से त्रस्त है, तो जापानी लोग को हम पर दया आएगी तो हम पर गोली नहीं चलाएगा। कि देखो, युद्ध जो होता है ना वो बल से नहीं बल्कि छल से लड़ा जाता है।
अगर उस समय गांधी जी विरोध नहीं करते, बात समझ में आया, तो जापान के सेना को क्या लगता है या जापानी सरकार को क्या लगता है कि इंडियन लोग काफी खुश हैं किससे, ब्रिटेन की सरकार से। यानी जाहिर सी बात है कि भारत क्या है, ब्रिटेन बनने को अग्रसर है। सब यहाँ ये दिमाग का खेल हो रहा है, बात समझ में आया। तो गांधी जी सोचेगा कि भाई हम तो मतलब बॉल से जीत नहीं पाएंगे उनसे, कुछ दिमाग लगाते हैं। तो ऐसे भी दुश्मन का दुश्मन सर दोस्त ही होता है, दोस्त होता है। तो इसी उद्देश्य से गांधी जी ने क्या किया, इसको एक उनको नहीं कि आग में घी का काम कर दिया, कि यानी लोगों को भड़का दिया, भड़काया बहुत हालांकि गलत हमारा है बोलना है, कि लोगों को जागरूक किया कि भाई हम क्या करेंगे, ब्रिटेन की सत्ता के विरोध करेंगे। और सबसे ऐसा बोला कि यहाँ जो पूर्वी भारत के लोग हैं वो लोग हल्ला करो, ये क्या नाम है, ये इसको अंग्रेज वापस जाओ, अंग्रेज वापस जाओ, अंग्रेज देश छोड़ो, जो भी नारा स्तर पर लगता चला गया, बोलता चला गया, ताकि जापान लोग यह समझ ले कि भाई हम, जापान का तो दुश्मन कौन है, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का दुश्मन कौन है, भारत, तो ये भी दुश्मन है, ये भी दुश्मन है, दोनों क्या हो जाएगा। मनोविषय बोला दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है, तो हम पर थोड़ा गोलीबारी कम होगा। तो यही सब सोच करके क्या हुआ, गांधी जी ने ये वर्धा में क्या किया, एक कांग्रेस कार्य समिति की आपातकालीन बैठक बुलाता है। और उसमें क्या होता है, उसमें और कुछ बात नहीं करता है, इस बैठक में एक ही चर्चा किया जाता है कि हम क्या करेंगे, भारत को आजाद करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अंतिम नहीं बोलेंगे, प्रयास करेंगे, है ना। यानी क्या कि अब हम तीव्रता से बोलेंगे कि भाई हम स्वतंत्र हैं, ताकि जापानी सेना को लगे कि हम आज़ादी का मांग कर रहे हैं, यानी हम उससे त्रस्त हो गए होंगे, हम पर थोड़ा सा उनको रहम कर दे। लेकिन चूंकि यह तो क्या था, देखो यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन नहीं था, ये कांग्रेस कार्य समिति का बैठक था। मतलब क्या कि इसमें कांग्रेस के कुछ गिने चुने लोग ही शामिल किए गए थे। आई बात समझ में, जुलाई हो गया। तो अब देखो कि यह बात ज्यादा नहीं फैली, बात क्या हुआ, यह बात ज्यादा नहीं फैली। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी मीटिंग में बोला क्या कि अब बहुत नेता सब शामिल था इसमें, तो नेताजी सब बोला कि गांधी जी यहाँ तो केवल हम ही और आप या कुछ चुनिंदा लोग हैं, हर लोग तो नहीं आ पाए हैं, तो इसको बात कैसे फैलाया जाए। तो यह कहते हैं, गांधी जी बोलते हैं लोगों को, डोंट वरी आई एम हियर, ये नहीं बोलते हैं हंसाने के लिए बोले हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि चिंता मत करो, क्या होगा कि 8 अगस्त को, है ना, 8 अगस्त 1942 को बम्बई का एक जगह है ग्वालिया टैंक, एक बहुत बड़ा मैदान है। टैंक किसी नाम का मत समझना कि टैंक है बम से मार देगा, मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। कोई जैसे गांधी मैदान पटना का है, वैसे ग्वालिया टैंक बम्बई में एक बहुत बड़ा मैदान है, जगह है। तो बम्बई के ग्वालिया टैंक में क्या किया, गांधी ने बोला क्या कि हम लोग 8 अगस्त को 1942 को क्या करते हैं नीता, बम्बई में मिलते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है, अधिवेशन बुलाया जाता है। क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होगा तो भारत के कोने कोने से लोग, जो भी भारत के क्या होंगे, कोने कोने से लोग, बड़े नेता, छोटे नेता, या भी जो जुड़ने वाले लोग हैं वो भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। आई बात समझ में। तो अब इसमें क्या होता है कि सब 8 अगस्त 1942 ईस्वी को सब लोग मिलते हैं, कहाँ पर, बम्बई के ग्वालिया टैंक में। और यहीं पर क्या होता है, यहीं पर हम गांधी जी क्या करते हैं कि अगस्त प्रस्ताव, देखो चूंकि अगस्त हो गया ना, तो अगस्त महीना, तो यहीं पर क्या होता है कि एक गांधी जी क्या होते हैं, यहीं पर एक प्रस्ताव लाते हैं, प्रस्ताव पेश करते हैं। इसी प्रस्ताव का नाम होता है अगस्त प्रस्ताव। यह ध्यान देना सारे बच्चे, अगस्त प्रस्ताव का जो संबंध होता है वह किससे होगा, सुषमा, भारत छोड़ो आंदोलन से। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, 8 अगस्त 1942 को लाया गया। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, गांधी जी के द्वारा लाया गया। अगस्त प्रस्ताव कहाँ लाया गया, बम्बई में लाया गया, है ना। मैदान का नाम अपना समझिए लीजिएगा, बात समझ में आया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें अगस्त प्रस्ताव लाया गया। इस अगस्त में क्या कहा गया कि अब हम क्या करेंगे, इस अगस्त प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन का क्या कहा गया, बात कहा गया। यानी क्या कि अंग्रेजों भारत छोड़ो,
अंग्रेजों क्या करो, भारत छोड़ो। यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है हमारा, इसके प्रस्ताव को बिल्कुल अब अमली जामा पहना दिया गया। बात समझ में आया? आपसे पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया है, तो डेट क्या होगा, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। अब यहाँ पर देखो, इसी मीटिंग में ना, इसी मीटिंग में यानी बम्बई में ही 8 तारीख को गांधी जी एक बहुत प्रसिद्ध नारा देते हैं। नारा क्या देते हैं? अरे भारत ये लोग, करो या मरो, करो या मरो, यानी डू और डाई। बात समझ में आया? अब यहाँ ध्यान देना सारे बच्चे कि डू और डाई, यानी अब देखो, अब भाई इतना बड़का सरकार है तो तुम कोई अगर अधिवेशन करोगे तो सरकार को पता तो चलबे करेगा ना। तो जो यहाँ पर कांग्रेस का वर्धा में जो मीटिंग हुआ था ना, तो इस मीटिंग से ही ब्रिटेन की सरकार काफी एक्टिव थी कि हम इस कांग्रेस पर नजर रख रहा था कि कहीं कांग्रेस कोई हिंसात्मक गतिविधि में काम नहीं दे। तो शुरुआत से नजर रखा हुआ था। तो जैसे ही पटना, ये बम्बई के ग्वालियर टैंक में अगस्त प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है, तो क्या होता है कि, और गांधी जी बोलते हैं डू और डाई, यानी कि अरे भारतीय लोग, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, या तो तुम अपने देश को आजाद करवाने के लिए संघर्ष करो या गोली खा के मर जाओ। गांधी जी ने यह बात बोला। तो भाई उस समय गांधी जी देवता के रूप में पूजे जाते थे। उनका एक वक्तव्य बोलना समझो कि लोग सड़क पे उतर जाते थे। तो उनको पता था कि भाई गांधी बोलेगा तो वहाँ पर लोग एक्टिव होंगे ही, और लोग हमको क्या करेंगे, हमारे खिलाफ नारा लगाएंगे। ब्रिटेन की सरकार सोचा, तो 8 अगस्त के बाद से क्या होना शुरू हो गया, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया। बात समझ में आया? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक समझ में आया? सारे बच्चों को मिटाएं। क्या होता है कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ब्रिटेन की सरकार एक ऑपरेशन चलाता है। उस ऑपरेशन का नाम है, और माइक बंद कर लो, ऑपरेशन 0 आवर। नाम सुने हैं इसका? अब हम लोग लौटते हैं भारत छोड़ो आंदोलन पर। देखो ध्यान से सारे बच्चे समझो कि 8 अगस्त को बम्बई के ग्वालियर टैंक में जब इस बात की चर्चा होती है कि हम भारत छोड़ो को क्या करेंगे, अब ये कर देंगे, शुरू करेंगे पूरे भारत में, अखिल भारतीय स्तर पर, और हर लोग को क्या करेंगे, सरकार को बोलेंगे ये बहिष्कार करो। गांधी जी वहां बोलते हैं ग्वालियर टैंक में कि हम क्या करेंगे, हम सरकार पर हिंसात्मक प्रयोग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सरकार को अहिंसात्मक रूप से सहयोग नहीं करेंगे। इसका यह तात्पर्य हुआ, सरकार का कोई कानून हम नहीं मानेंगे। विद्यार्थी है तो आप स्कूल छोड़ दीजिए, वकील है तो वकालत छोड़ दीजिए, डॉक्टर है डॉक्टरी छोड़ दीजिए, नर्स है नर्सरी करना छोड़ दीजिए। सब बिहार में देखेंगे हम लोग ये चीज़, है ना। यानी आप अगर किसी भी सरकारी विभाग में है या महकमे में है तो पद को आप त्याग दीजिए और स्वतंत्र रहिए, यानी अपने आप को आज़ाद कीजिए। आप आज़ाद होइएगा तभी तो देश को आज़ाद कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो बहुत बड़ी बात होती है, समझ रही हो ना, कि करो और मरो का नारा इतना हिट होता है, करो या मरो, डू और डाई, इतना हिट होता है कि लोगों में इतना जोश आता है कि भाई या तो हम मरवे करेंगे या मारवे करेंगे। तो सरकार क्या करती है, इस आंदोलन को या भारत आंदोलन को दबाने के लिए ऑपरेशन 0 आवर चलाती है। इसको बोलते हैं, इतिहास में लिखा गया हुआ है। इसका इस ऑपरेशन 0 आवर के तहत क्या किया जाता है, पूरे भारत स्तर पर जितने भी बड़े बड़े कांग्रेसी नेता होते हैं, उस कांग्रेसी नेता को क्या किया जाता है, पल्लवी, गिरफ्तार कर लिया जाता है। जरा सोचो, 8 अगस्त को गांधी बाबा बंबई में बोलते हैं क्या कि हमको अब शुरू करना है, और 9 अगस्त होते होते उनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ ध्यान देना कि 9 अगस्त को जो हमने क्या कहा कि ऑपरेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन, ध्यान रखना, ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो कांग्रेस के नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, हमने क्या कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार किए जाते हैं। माइक बंद कर लो आप लोग। मतलब क्या कि देखो इसमें कौन कौन गिरफ्तार किए जाते हैं, लिख लेना तुम लोग। महात्मा गांधी गिरफ्तार किए जाते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद गिरफ्तार किए जाते हैं, सरोजनी नायडू गिरफ्तार की जाती हैं, कस्तूरबा गांधी गिरफ्तार की जाती हैं, प्यारे लाल गिरफ्तार किए जाते हैं, विनोबा भावे गिरफ्तार किए जाते हैं। यानी सोचो कि इतना बड़ा बड़ा नाम था, तो इतना बड़ा बड़ा नाम का लोग गिरफ्तार कर लिया जाता है, और सारे बहुत लोग जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उन सब की गिरफ्तारी होती है। अब यहाँ ध्यान देना
कि गांधी जब गिरफ्तार हो रहे होते हैं, जब उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उनको भीड़ घेर लेता है। कैसे देखते हो कि कैदी जाता है तो पुलिस हाथ में रस्सी बांध कर रखता है, उनको लोग घेर लेता है। तो थोड़ा देर के लिए गांधी बाबा बोलते हैं पुलिस को कि जरा रुको, हमको अपने लोगों से बात करने दो। बात समझ में आया? तो गांधी जी गिरफ्तार हैं, फिर भी लोगों से अपील कर रहे हैं वहाँ रुक करके बम्बई में ही कि अय मेरे भारत के लोगों, अय मेरे भारत के सपूतों की आज से और अभी से और इसी क्षण से तुम अपने आप को स्वतंत्र मानो, तुम अपने आप को क्या मानो? आज़ाद मानो। ध्यान देना, क्या बोलता है कि आज से तुम अपने आप को आज़ाद मानो और क्या करो कि तुम किसी भी प्रकार का हिंसा मत करना। हमको तो गिरफ्तार कर लिया है ना, हिंसा अगर तुम करोगे तो पुलिस वाला भी तुम पर क्या करेगा? हिंसात्मक गतिविधि अपनाएगा, तुमको कंट्रोल करेगा, तो तुम्हारा परिवार का, तुम्हारा क्या हो जाएगा? शारीरिक क्षति होगा। तुम क्या करो, तुम विरोध अगर तुमको करना है, सरकार का बहिष्कार करना है, आंदोलन को सफल बनाना है, तो तुम क्या करो, पूरे भारत में जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है और जहां जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता है वहां वहां क्या हो? पूर्ण हड़ताल बंदी हो। पूर्ण हड़ताल बंदी यानी समूचा स्ट्राइक हो, हड़ताल हो, पूर्ण हड़ताल बंदी हो। ठीक है। उसके बाद फिर कहते हैं गांधी बाबा कि आप हिंसात्मक गतिविधि नहीं अपनाना है, अहिंसात्मक रूप से क्या करे? आप सरकार को क्षति पहुंचाइए। जरा सोचो कि अहिंसात्मक रूप से क्षति पहुंचाएगा मतलब है किसी आदमी का जान नहीं जाए, इसी को ना बोलते हैं हिंसा। तो गांधी बाबा क्या बोलते हैं कि तुम सरकार का टेलीफोन का तार काट दो, ट्रेन का पटरी उखाड़ दो, बिजली का तार है उसको उखाड़ के फेंक दो, डाक खाना है डाक खाना को खत्म कर दो, लेकिन किसी व्यक्ति की हत्या मत करो और ना ही उसको क्या करो? शारीरिक क्षति पहुंचाओ। बात समझ में आया? अय मेरे प्यारे छात्रों, बोलते हैं आगे गांधी जी बच्चों को कि अय मेरे प्यारे छात्रों, तुम अब वक्त आ गया कि तुम पढ़ाई छोड़ करके स्कूलों का त्याग करो, बहिष्कार करो, तुम इस देश को आज़ाद करवाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सहभागिता दो। तो उनके आह्वान से क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े प्रांत होते हैं हमारे, और जहाँ जहाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती है बच्चों की, वहाँ वहाँ बच्चे लोग क्या करते हैं? कॉलेज का त्याग कर देते हैं, स्कूल को छोड़ देते हैं और स्वतः रूप से असहयोग आंदोलन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। बात समझ में आया? प्रोफेसर कॉलेज छोड़ देते हैं, बच्चा आदि स्कूल छोड़ देता है ना। सड़क कहीं जा रही है, अंग्रेज की सरकार अगर सड़क से ही जाएगा ना कहीं कंट्रोल करने के लिए, तो गांधी जी बोलते हैं तुम सड़क को खुदाई से तोड़ दो, खत्म कर दो। यानी क्या कि अंग्रेजी का जो प्रसार हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी ना हो पाए। भाई रास्ता टूटेगा तो कैसे जाएगा? गाड़ी तो यहीं रुकेगा ना, फिर पैदल मार्च करके आएगा। तो इतना बात जब गांधी जी बोलते हैं तो इन बातों की जो चर्चा होती है पूरे भारतीय स्तर पर हो जाती है। और जानते हैं जेल जाने के बाद में जब हमारे बिहार में भी गतिविधियां होती हैं, अब देखो यहीं से क्या करते हैं कि हम मुड़ते हैं बिहार की तरफ। ये हमारी क्या थी कि भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब छोटा सा और संक्षिप्त पृष्ठभूमि था जो आपको समझना जरूरी था कि यह क्यों शुरू किया गया। तो अब जब गांधी इस चीज़ का ऐलान करते हैं, बताते हैं कि पूर्ण हड़ताल बंदी हो, पूर्ण ये चीज़ हो, तो पाकिस्तान ये पंजाब के लोग, जो पंजाब पीसीएस के बच्चा वहाँ के पंजाब में क्या है गतिविधि वो पढ़ेगा, उड़ीसा का बच्चा उड़ीसा पीसीएस के लिए पढ़ेगा कि वहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ हुआ। हम लोग बिहार में बीपीएससी का, हम लोग बीपीएससी का पढ़ेंगे। तो अब यहीं से हम लोग क्या करते हैं? स्विच करते हैं बिहार की तरफ।